अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की कैसी शेप्स बनती हैं। फर्स्टली, हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक की हमारे सब्जेक्ट के अंदर ज़रूरत क्या थी, हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम की टेट्रावेलेंसी को, जो कि इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी है, उसे एक्सप्लेन कर। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम की इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करती है। कैसे एक्सप्लेन करती है, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। द प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप और एनर्जी सेम भी होती है, डिफरेंट भी होती है। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप और एनर्जी सेम है और कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट है। अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स करते क्या हैं, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास इक्वल नंबर के ऑर्बिटल्स बनते हैं। इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स से क्या मुराद है कि हमने जितने ऑर्बिटल्स मिक्स किए, हमारे पास प्रोडक्ट में भी उतने ही ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो सारे के सारे डीजनरेट होंगे। मींस उन सब ऑर्बिटल्स की शेप्स और एनर्जीज एक जैसी होंगी। मींस हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हाइब्रिड हो गया कुछ। नाम ये रिवील करता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब ब्लेंड किसी चीज़ का। तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा किस्म की चीज़ों को आपस में ब्लेंड करते हैं और उनके नतीजे में एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हो। तो अब सिंपल सी बात है, हम केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ये सलूक करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक से ज़्यादा टाइप्स के मौजूद हैं, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं, हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है, हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल होता है, पी वाई ऑर्बिटल होता है, पी जी होता है। लेकिन एस और पी आपस में डिफरेंट होते हैं शेप और एनर्जी के हवाले से। हम क्या करते हैं, उन्हें आपस में मिक्स करते हैं और ऐसे ऑर्बिटल बनाते हैं जिसके अंदर एस की प्रॉपर्टीज़ भी हों और पी की भी। इसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सारे के सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसी भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में बनते हैं, उनकी शेप भी सेम होती है और एनर्जीज भी सेम होती है। उसके बाद वो ऑर्बिटल्स अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज कर लेते हैं स्पेस के अंदर। मींस अगर किसी एटम के गिर्द वो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो वो सारे ऑर्बिटल्स खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे ताकि रिपल्जन कम से कम हो। नेक्स्ट चीज़, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता क्या। हमने ये कहा कि इंटरमिक्सिंग होती है एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स की और इंटरमिक्सिंग के नतीजे में हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी देखी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होती हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्या है, हमारे पास ये है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के अंदर आप देखिए 1s ऑर्बिटल नीचे मौजूद है, इसका मतलब है 1s की एनर्जी कम है, लेकिन 2s की एनर्जी 1s से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए 2s ऑर्बिटल ऊपर मौजूद है। उसके साथ आप देखें नेक्स्ट ऑर्बिटल्स हमारे पास 2px, 2py और 2pz मौजूद है, क्योंकि तीन के p सबशेल के अंदर, p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz।
यहाँ से क्या होगा कि s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और एक्साइट करके p ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। अब ये एक्साइटेशन क्यों होती है, कैसे होती है, हम ये देखेंगे। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों थी, हाइब्रिडाइजेशन को क्यों पढ़ा गया था? कार्बन की इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या कार्बन हाइब्रिडाइजेशन के बगैर टेट्रावेलेंट नहीं था? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्टली हम ये देखते हैं, हम वैलेंसी किसे कहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी उस एटम की वैलेंसी होती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको दिखाई हुई। तो कार्बन के अंदर देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ 2 हैं। तो इसका मतलब है कि कार्बन को डाईवैलेंट होना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, क्योंकि इसके पास पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये क्या करे, 2 बॉन्ड बनाए और इन दोनों को पेयर अप करवा ले। लेकिन कार्बन अपने मोस्टली कंपाउंड्स के अंदर नेचर में पाया जाता है और उस अपने 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये चाहिए था कि पहले हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते कार्बन के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर पहले स्टेप में एक्साइटेशन होती है किसी भी लो एनर्जी ऑर्बिटल से, जैसे कि यहाँ पे 2s है, उससे हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो जब भी कोई चीज़ लो लेवल से हाई लेवल पे जाती है, इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन। और इलेक्ट्रॉन्स की टर्म इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। 2px 2py के अंदर पहले ही इलेक्ट्रॉन एक था, 2pz के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि एक्साइटेशन के नतीजे में कार्बन टेट्रावेलेंट हो गया। अब हमारे पास कार्बन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन शुड बी टेट्रावेलेंट। ये एक्साइटेशन ये शो करती है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हमने क्या कहा था, इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी मीन्स जो 4 बॉन्ड्स बने वो बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट होती है, p ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट होती है। तो जब शेप डिफरेंट होती है, साइज़ डिफरेंट होता है, तो कैसे हमारे पास एक जैसे बॉन्ड्स बन जाएंगे? तो अब क्या होता है, एक s और 3 p, ये 4 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास अनपेयर्ड, लेकिन ये खुद ब खुद बॉन्ड नहीं बनाते, मीन्स ये इंडिविजुअली बॉन्ड नहीं बनाते, ये चारों आपस में मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। एक s और 3 p आपस में इंटरमिक्स हुए तो हमारे पास 4 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने। अब ये देखें, यहाँ पे s की एनर्जी भी डिफरेंट है, p की एनर्जीज डिफरेंट है, लेकिन इस केस के अंदर जो आपके पास 4 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने हैं उनकी एनर्जी सेम है। यहाँ से नज़र आ रहा है क्योंकि पिक्चर के साथ लिखा हुआ है एनर्जी लेवल। तो इसका मतलब है कि इन चारों हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जीज बिल्कुल बराबर हैं। अब एक और चीज़ देखें, इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा? जैसे यहाँ पे नाम था s ऑर्बिटल, यहाँ पे नाम था p ऑर्बिटल। तो बेटा बड़ी कॉमन सी बात है कि जब एक s और 3 p कंट्रीब्यूट करके ऑर्बिटल को डेवलप करेंगे तो उसके अंदर एक s और 3 p की क्वालिटीज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो हम हर ऑर्बिटल का नाम रखते हैं sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल एंड sp3 ऑर्बिटल, क्योंकि सब के अंदर सेम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग मौजूद है। तो अब ये हिब्रिडाइज्ड हैं क्योंकि इनके अंदर s के p और s सब की क्वालिटीज़ मौजूद हैं। ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है क्योंकि ये इंटरमिक्सिंग के बाद बने हैं, ये हाइब्रिड हो गए हैं। सेकेंडली ये डीजनरेट है क्योंकि इन सब की एनर्जीज़ बराबर है। और अब एक और चीज़, डीजनरेट को हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जीज़ भी सेम होती हैं और शेप भी सेम होती है। यहाँ पे शायद आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एनर्जी लेवल्स को, ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल्स को देख रहे हैं। हमारे पास 1s ऑर्बिटल लो एनर्जी पे होता है, 2s ऑर्बिटल उससे हाई एनर्जी पे होता है, उसके बाद 2p ऑर्बिटल होता है।
अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट क्यों होती है, तो बेटा सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, 5th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर आपको N+L रूल पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर आपको ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, और वो बताता है कि कौन से ऑर्बिटल्स लो एनर्जी के हैं, हाई एनर्जी के हैं, और किस में पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, किस में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर जब इंटरमिक्सिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, तो हमारे पास ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, ये डीजनरेट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स कितनी है। मीन्स क्या हर दफ़ा एक S और 3P आपस में इंटरमिक्स होंगे? ज़रूरी तो नहीं है, एक P भी इंटरमिक्स हो सकता था, 2P भी इंटरमिक्स हो सकते थे। प्रोबेबिलिटी है, चांस है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने P मिक्स हुए हैं या कितने P मिक्स होने चाहिए इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर? तो इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप्स डिफरेंट होती हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप्स डिफरेंट होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास जनरली 3 टाइप्स हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको पीछे मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है, कंप्लीट तो नहीं था, जस्ट एक उसका व्यू था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे sp3, बाकी दोनों टाइप्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट तरह से आ सकता है, आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे कभी कभार नोट भी आ जाता होता है, तो आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आपने सबसे पहले इसे डिफाइन करना है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 3p atomic orbitals intermix to give 4। हम क्या देख रहे हैं कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है जिसके अंदर एक S और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 1 and 3 4 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। इसका मतलब है कि नतीजे में हमारे पास क्या होगा, 4 ही बनेंगे, लेकिन वो 4 ऑर्बिटल्स डीजनरेट होंगे। उन चारों ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी सेम होगी। सेकेंडली, उन ऑर्बिटल्स के नाम क्या होंगे, उन सब का नाम होगा sp3 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 sp3। यहाँ पे तो क्या है, s नाम है, p नाम है, लेकिन यहाँ पे आके नाम भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गई, एनर्जी भी चेंज हो गई। ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या सारे कंपाउंड्स के अंदर sp3 होती है? अगर ऐसा केस था तो फिर sp2 और sp क्या होती है, कहाँ पे होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि सारे कंपाउंड्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मींस सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब हम कार्बन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मेजर कंटेंट है वो कार्बन है। तो हमारे पास मोस्टली कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एज अ पार्ट मौजूद होता है। तो कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, बाकी भी एलिमेंट्स की देख सकते हैं, यहाँ पे हम कार्बन के अभी पढ़ेंगे। कार्बन अगर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा हो, मीन्स कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड ना बना रहा हो और ना ही ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो। कार्बन शुड नॉट मेक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन को नहीं बनाना चाहिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, क्योंकि वो बेचारा इस काबिल ही नहीं रहता कि वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए। क्यों इस काबिल नहीं रहता? क्या ऐसी वजह है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ उन कंपाउंड्स में पाई जाती है जो कि सैचुरेटेड होते हैं? तो ये जब हम हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है जनाब, डिटेल से पढ़ते हैं इसे हम। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर हम कार्बन के केस में बात करें तो आपके पास ये 2s ऑर्बिटल है आफ्टर एक्साइटेशन, क्योंकि एक्साइटेशन तो मैं पीछे आपको बता के आई हूँ। s ऑर्बिटल है, इसकी शेप देखें, बिल्कुल गोल मगोल आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास स्फेरिकल शेप का s ऑर्बिटल मौजूद है। अब ये सारा रेड क्यों है ये भी हम देखते हैं। s ऑर्बिटल है, उसके बाद हमारे पास p के अंदर, p एक्चुअली हमारे पास एक सब शेल है,
और उस सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक का नाम होता है px, एक का नाम होता है py और एक का नाम होता है pz। कैसे? अगर तो वो ऑर्बिटल जैसे यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है, आपको लग रहा होगा ये ऑर्बिटल लेटा हुआ है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये लेटा हुआ है ऑर्बिटल, तो इसका नाम हम रख देते हैं px। ये हमारे पास ऑर्बिटल बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है तो ये हमारे पास py है, क्योंकि y एक्सिस हम इसी तरह से लेते हैं वर्टिकल लाइन में, जैसे x हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है इसी तरह y वर्टिकल लाइन में होता है। तो ये जो ऑर्बिटल खड़ा हुआ है इसे हम py नाम दे देते हैं। ये जो ऑर्बिटल थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ना ये लेटा हुआ है ना ये खड़ा हुआ है, ये हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है, किसी और फेज़ में मौजूद है। आप ये समझ सकते हैं कि ये बैठा हुआ है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये ऑर्बिटल, ये आपके पास px है, ये आपके पास py है, ये pz है। ये देखें इन तीनों की शेप्स तो सेम है, तो इन्हें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? लेकिन वो भी चीज़ हम देखेंगे। अब आपको डेफिनेशन का वो पॉइंट शायद क्लियर हो गया हो कि हमारे पास सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल भी इंटरमिक्स कर जाते हैं, लेकिन वो इंटरमिक्सिंग करते हुए अपने साथ किसी ना किसी और शेप वाले को ज़रूर मिलाते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास px है, py है, pz है, और इस शक्ल के अंदर क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट हमारे पास दिखाई गई है तो s के अंदर भी पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, px के पास भी, py के पास भी और pz के पास भी, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। बेटा एक बात याद रखिएगा, डबल हेडेड एरो आपने लगाना है, डबल हेडेड एरो नहीं लगाना। रीज़न क्या है? आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर के अंदर, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर ये कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो +½ होती है या -½ होती है, +1 या -1 नहीं होती। तो जब इसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ½ है तो ऑब्वियसली इसका एरो भी आप ½ ही लगाएंगे, फुल नहीं लगाएंगे। px है, py है, pz है, सब में ½ एरो हैं, ये सिंगल हेडेड एरोज लगाने हैं। उसके बाद ये s यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि इस बेचारे की एनर्जी कम है, p बहुत ऊपर पड़े हुए हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे एक्चुअली इतनी दूर इन्हें इसलिए शो किया हुआ है ताकि इनके दरमियान हमें एनर्जी डिफरेंस का पता चले। अब होता क्या है कि एक s और 3p जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो क्योंकि इनके साथ s का करैक्टर भी चला गया तो अब एनर्जी भी ऑब्वियसली s की एनर्जी लो थी, p की एनर्जी ज़्यादा थी, तो मिक्स होने के बाद एनर्जी कहीं दरमियान में आ जाएगी और वो इस लेवल पे आ जाती है। क्योंकि p की क्यों इस लेवल पे आती है, बिल्कुल मिडल में क्यों नहीं आती, बिल्कुल मिडल में क्यों नहीं आती? मिडल में तो तब आती ना जब s और p की इक्वल कंट्रीब्यूशन होती। एनर्जी जो है वो अभी भी p के ज़्यादा करीब है। किसकी एनर्जी? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी। पहली तो चीज़ है। अब आप ये कहेंगे ये रेड 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 क्या शो किया? एक्चुअली हमारे पास p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं px, py और pz, उनकी शेप जो है वो इस तरह से लोब शेप्ड होते हैं, या आपके पास ये शेप होती है। एक्चुअली जो रेड रीजन है वो शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, यहाँ पे पाया जा सकता है। तो अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होगा, s का करैक्टर भी होगा, p का करैक्टर भी होगा, तो ओवरऑल हमारे पास शेप तो बन रही है सारी रेड रेड वाली, ज़्यादा उसका पोर्शन रेड है क्योंकि s भी रेड था हमारे पास और p के वो वाले पोर्शन हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं। p एक्चुअली हाइब्रिडाइज्ड हुआ है लेकिन वो पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। तो हम ऑर्बिटल की डेफिनेशन करते हैं ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की 99% प्रोबेबिलिटी हो, सॉरी 95% प्रोबेबिलिटी हो, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत थी। एक s और 3p मिक्स हुए ये भी sp3 बन गया, एक s और 3p मिक्स हुए ये भी sp3 बन गया, एक s और 3p मिक्स हुए ये भी sp3 बन गया, एक s और 3p मिक्स हुआ ये भी sp3 बन गया। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर 1, 2, 3 और 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो यहाँ पे 4 ही नए बने हैं। अब इन सब के नाम, इनका नाम, इसका नाम था जैसे s और इनके नाम थे p, लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर नाम है sp3 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 sp3। ये sp3 से कह रहे हैं क्योंकि हर एक के अंदर एक s और 1, 2 और 3 p कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे पास क्योंकि एक s और 3p इंटरमिक्स हुआ है तो हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनने चाहिए, क्योंकि हर एक के अंदर
1/4 पार्ट S है और 3/4 पार्ट 3/4 पार्ट P है, क्योंकि हर एक S के साथ 3 P हैं, तो ऑब्वियसली 4 टोटल ऑर्बिटल्स हैं। तो 1/4 पार्ट S का होगा और 3/4 पार्ट P का होगा। इट मीन्स कि 25% S करेक्टर है हर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर और 75% P करेक्टर है, क्योंकि 3 P कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब 25% S करेक्टर जो है वो सारे के सारे चारों ऑर्बिटल्स में पाया जाता है। हालांकि पहले तो ये P हमें शेप में अभी ये P से ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे P की जो लोब शेप थी वो अब वैसी नहीं रही है। यहाँ पे इसके अंदर S करेक्टर भी आ गया, तो शेप के अंदर डिफरेंस आ गया। अब ये हमारे पास बड़ी लोब्स होती हैं और वो लोब्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, वो लोब्स बहुत छोटी हो जाती हैं। हम उन्हें निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत छोटा सा ड्रा ही कर देते हैं। तो ये हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे एक S और 3 P इंटरमिक्स हुए और हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनके अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन होगी हर रिएक्टेंट ऑर्बिटल की, और उनका एनर्जी लेवल यहाँ पे P का क्या है, S का क्या, और प्रोडक्ट के अंदर क्या है, sp3 का एनर्जी लेवल क्या है। इसके साथ जनाब हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास ये जो 4 ऑर्बिटल आ गए हैं, ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, क्योंकि ये एक कार्बन के ही चारों ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पार्ट है, तो एक कार्बन के गिर्द ये अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हो जाएंगे जनाब, ये 4 ऑर्बिटल्स, ये देखें 1 2 3 और ये 4 जो रेड वाले ऑर्बिटल्स थे, ये चारों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे स्पेस के अंदर अरेंज हो गए 3D फॉर्म में, 3 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास डेवलप होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और हर एक ऑर्बिटल दूसरे से दूर होता है कितना, 109.5 डिग्री। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री का। अब हम ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई, इंटरमिक्सिंग हो गई, हमने इतना शोर डाला हुआ था कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड होने हैं वो चारों के चारों बिल्कुल एक जैसे। तो अब पहले तो ये देखें, पहले तो चांस ही नहीं था चारों एक जैसे, क्योंकि अगर S बॉन्ड बनाता तो ऑब्वियसली वो छोटा बनना था, क्योंकि S खुद छोटा है। उसके बाद अगर P बॉन्ड बनाता तो वो थोड़ा लंबा बनना था, क्योंकि P लंबा था। तो अब हमने क्या किया, इस लंबे और छोटे को इंटरमिक्स किया है और दरमियान से एक मॉडरेट सा साइज़ निकाला है जो कि चारों का बराबर है। तो इसका मतलब है अब चारों बॉन्ड इक्वल साइज़ के बनने चाहिए, लेकिन बॉन्ड तो हमने बना ही नहीं है। हमने किया कि हमने सिर्फ ऑर्बिटल मिक्स किया, और वो भी किसी एक एटम के, वो कार्बन एटम के। हम बार बार कहते हैं कार्बन का 1s, कार्बन का 2s, कार्बन का 2p, मतलब कार्बन के ऑर्बिटल्स को हम इंटरमिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने बॉन्डिंग नहीं की, क्योंकि हमेशा एक कार्बन अगर बॉन्ड बनाना चाहे तो वो किसी दूसरे कार्बन से बनाएगा, या फिर वो हाइड्रोजन से बनाएगा, या वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, या वो अपने जैसे ही किसी कार्बन के साथ बनाएगा, लेकिन हमेशा एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अब बॉन्डिंग कैसे होगी, अब क्या करेगा कार्बन, पहले तो उसने अपने ये जो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जनरेट किए हैं ना, इन्हें हम इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, अपने ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट किए हैं ना, इन्हें अपने इर्द गिर्द इस शक्ल में अरेंज कर लेता है कि ये अब कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल हैं, सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। रीज़न भी पता है क्यों सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है सब के पास। अब सारे डी जनरेट है, तो डी जनरेट में तो हुड्स रूल के अकॉर्डिंग वैसे भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ही आना था पहले। उसके बाद अगर ज़्यादा होते तो पेयरिंग होनी थी, लेकिन यहाँ पे टोटल 4 ही ऑर्बिटल थे, 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक दूसरे को रिपेल ना करें, 109.5 डिग्री पे अरेंज भी हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन कहेगा कि अब मेरे पास 4 ऐसे ऑर्बिटल्स मौजूद हैं जिनकी शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, अब मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, तो मेरे चारों बॉन्ड बराबर एक जैसे बनेंगे। तो अब फिर कार्बन बॉन्ड बनाता है, और कैसे बनाता है, वो कहता है कि मैंने किसी और एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कराने हैं अपने ऑर्बिटल। मीन्स कार्बन ने ये जो अपने ऑर्बिटल जनरेट किए हैं ना 4, वो इन चारों को चाहता है कि किसी और एटम के साथ ओवरलैप कराए, किसी और एटम के ऑर्बिटल्स के साथ। तो वो कैसे ओवरलैपिंग कराता है ये भी हम देखते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वाया ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जनाब पहले ये देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऑब्वियसली सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर होती है। ये इसलिए बताया है क्योंकि कभी भी यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड का सोचना भी नहीं है,
कि यहाँ पे बन सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर सिंगल ही बॉन्ड बनना है तो वो फिर किसी एक अगर सिंगल ही बॉन्ड बनाते हैं सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसका मतलब है कि अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो 4 नए एटम होने चाहिए जो इनके साथ बॉन्ड बनाए, क्योंकि 4 डायरेक्शन है। एक एटम ये तो नहीं हो सकता कि एटम इस साइड से भी बॉन्ड बना ले और उधर जाके दोबारा भी बॉन्ड बना ले, क्योंकि अगर बॉन्ड बनाना है या तो एक ही जगह पे डबल बनाता है, जैसे हम कहते हैं सी डबल बॉन्ड सी, तो वहाँ पे एक कार्बन दूसरे के साथ इकट्ठे ही डबल बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड का तो चांस ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे अब आपको पता चला डबल बॉन्ड का चांस ही ख़त्म हो गया, क्योंकि कार्बन के 4 थे हाइब्रिड ऑर्बिटल और चारों एक दूसरे से दूर 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 अरेंज हो गए, सब अपनी अपनी डायरेक्शन में चले गए, उन्होंने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना ली। तो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री भी बनाती है, आपके कंपाउंड्स की ज्योमेट्री, उनका बॉन्ड एंगल हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है। बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग से होगी सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर, तो देखते हैं जनाब। अब मीथेन के एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर बड़ा सिंपल कंपाउंड है और हम कार्बन को ही ले रहे थे, तो हम कार्बन से ही शुरू करते हैं। कार्बन के पहले कंपाउंड को लेते हैं, होमोलोगस सीरीज़ में से उठाते हैं, और वो है मीथेन। मीथेन के अंदर क्या होता है, सेंट्रल कार्बन जो होता है, मीथेन का फार्मूला है हमारे पास क्या, CH4। तो जो सेंट्रल कार्बन है उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बेचारा। तो वो क्या होता क्या है कि सारे के सारे जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है ये आपने देखा, पहले स्टेप में एक्साइटेशन हो रही है, अगले के अंदर जनाब इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ये आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। उसके बाद हम ये लिखते हैं कि ये ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे से 109.5 डिग्री के एंगल पे स्पेस के अंदर अरेंज भी हो जाते हैं। ये तो अभी हाइब्रिडाइजेशन हुई ना, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी, ये सारा हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो S है वो इतनी डिटेल में आपको इसलिए बताया जा रहा है, ये देखें S जो है उसकी यहाँ पे उसका कलर बनाया हुआ था ब्लू, जो ब्लू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस हर जगह पे इक्वल है, क्योंकि ये बिल्कुल स्फेरिकल है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस बिल्कुल इस सर्कल के अंदर बराबर है। लेकिन P के अंदर ये चांस होता है कि या तो एक्स के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन पाया जाए या फिर एक्स प्राइम के अलॉन्ग, क्योंकि हम एक्सिस पढ़ते हैं ना, एक्स एक्स प्राइम, जैसे ये है वाई वाई प्राइम, जी जी प्राइम। तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अलॉन्ग पाया जा रहा है। तो अगर हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्स के अलॉन्ग है, तो फिर एक्स प्राइम वाले को हम क्या करते हैं, रेड कर देते हैं कि वहाँ पे डेंजर जोन है, वहाँ पे कुछ नहीं है, फ़ायदा नहीं होगा जाने का क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद पी वाई के अंदर एक रीजन बनाया हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का चांस है, उसके बाद अगले के अंदर भी, क्योंकि आप ना एस से देख सकते हैं, क्योंकि एस अगर कलर ब्लू है तो इसका मतलब है ब्लू वाले में पाए जाने के चांसेस हैं, क्योंकि एस में हर जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस होते हैं। अब एक एस और तीन पी जब इंटरमिक्स हुए ना, तो ना तो वो एस रहा तो ना वो पी रहा, मतलब पहले एक्स जो है उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, वो नॉन डायरेक्शनल था। लेकिन अब आप ये देखें कि 4 के 4 जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उन सब की कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है कि एस की डायरेक्शन कोई नहीं थी, उसे डायरेक्शन दे दी पी के साथ इंटरमिक्सिंग में। उसके बाद हर एक के अंदर क्योंकि एक एस और 3 पी का करैक्टर चला गया, इसलिए हर एक का की शेप भी चेंज हो गई, कलर भी चेंज हो गया। कलर तो हमें समझाने के लिए चेंज किया हुआ है, वैसे कलर की यहाँ पे कोई सेंस नहीं होती, हम बता ये रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की कैसे प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर के अंदर। तो हमारे पास जनाब ये एक जी एक्सिस के लॉन्ग लग गया, जो ऊपर की तरफ टेट्राहेड्रल का जो अपेक्स बनाता है ना, जो ऊपर वाला कॉर्नर जिसे हम कहते हैं ना कि ऊपर से जहाँ से हम पकड़ सकते हैं उसका जो हेड है, तो ये जनाब जेड एक्सिस के जी एक्सिस के अलॉन्ग है। तो उसके बाद दूसरा जो है देखें ना, वो प्रॉपर एक्स के अलॉन्ग नहीं रहा बल्कि थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट हो गया, मतलब एक्स और वाई के दरमियान में थोड़ा सा आ गया। ये देखें आप वाई और जी के दरमियान थोड़ा सा आ गया। ये भी आप देख सकते हैं कि एक्स और ये देखें आपको एक्स वाई और जी तीनों के दरमियान है। क्योंकि आपको ऐसे क्यों लग रहा है, क्योंकि ये पीछे की तरफ मौजूद है, क्योंकि आप एक्स ये जैसे जी के लॉन्ग मौजूद है ना, ये एक्स और वाई के लॉन्ग मौजूद है, ये आपको वाई और जी के दरमियान नज़र आ रहा है। तो ये फिर कहाँ पे है, ये तो देखिए आपको लग रहा है कि एक्स वाई और जी तीनों के दरमियान मौजूद है, इतना मोटा है ये, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि 3 जो है वो सामने होते हैं और चौथा जो है ये पीछे की तरफ होता है। जैसे आप ये समझे ना कि स्क्रीन से पीछे की तरफ है ये बैलून, जैसे हम डेकोरेशन करते हैं ना तो हम बैलून्स लगाते हैं। एक बैलून आप ये समझे कि आपने एक बैलून ऊपर की तरफ लगा दिया, एक बैलून आपने इस साइड पे लगा दिया,
जैसे ये देखें, एक बैलून आपने ये लगा दिया, एक बैलून आपने इस साइड पे लगा दिया, एक बैलून आपने इस साइड पे लगा दिया। तो जो चौथा बैलून था, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ का वो जमघटा बन गया, बहुत चीज़ इकट्ठी हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिपेल करना शुरू कर देते, क्योंकि हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, हर ऑर्बिटल के पास। ये बैलून खाली नहीं है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो रिपल्जन को बचाने के लिए जो चौथे वाला ऑर्बिटल है वो पीछे की तरफ है। जैसे हम बैलून्स को बांध देना, वो आपस में एक जॉइंट पे एक धागे से बंधे हुए हैं, एक बैलून पीछे की तरफ और 3 हमारे सामने होते हैं। एक्चुअली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमें सामने नज़र भी 3 ही आते हैं, चौथा बैक पे होता है। तो अब ये देखें आगे क्या होगा। ये है हमारे पास मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन। तो मीथेन के अंदर अब क्या होगा, ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। तो हम प्रोसेस अगर देखें कि मीथेन के अंदर प्रोसेस क्या होता है, मीथेन के अंदर जनाब हाइब्रिडाइजेशन में प्रोसेस क्या होता है, ये तो होगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी, CH4 बनेगा कैसे। कार्बन ने चारों बना लिए बराबर के बॉन्ड। अब इसका मतलब है कार्बन ने बनाने हैं 4 बॉन्ड और उसे 4 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि मीथेन के केस में CH4 है फार्मूला। तो हर आने वाले हाइड्रोजन अपना 1s लेके आता है, और हर 1s के अंदर, जैसे यहाँ पे 2s के अंदर हमें 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, तो हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक ही ऑर्बिटल उसका इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो उस एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है। वो तो इंटरमिक्सिंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरमिक्सिंग हमेशा अपने ही ऑर्बिटल्स के साथ की जाती है, तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल ही एक है। तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, दूसरा ये है कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल की होती है, खाली ऑर्बिटल्स की नहीं होती। आप लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि ऑर्बिटल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि वो तो एक एनर्जी लेवल है। तो हर एटम के गिर्द एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्यों नहीं करते। हाइड्रोजन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते हैं, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है ना कि हाइड्रोजन के अंदर ऑर्बिटल ही एक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के अंदर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ के आते हैं 5th चैप्टर के अंदर। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आप ये पढ़ते हैं कि अगर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन पहले शेल से एक्साइट करके दूसरे में चला गया, दूसरे या तीसरे में, चौथे में, 5वें में चला गया, तो जब दोबारा वो डी एक्साइट होता है तो वो मुख्तलिफ़ तरह के की रेडिएशन एमिट करता है, जिसके नतीजे में सीरीज़ बनती हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट फाइंड। लेकिन हम उससे हमारा टॉपिक वो नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि हर एटम के पास ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंस उन्हीं ऑर्बिटल्स की होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि हमारे पास हर आने वाले जो चारों हाइड्रोजन हैं वो अपना एक 1s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। तो आके क्या करते हैं, एक 1s इधर ओवरलैप कर जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1s, सेकंड हाइड्रोजन का 1s यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप कर जाएगा, थर्ड हाइड्रोजन का 1s यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, फोर्थ हाइड्रोजन का 1s यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। तो क्या होगा, इस ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास CH4 बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इथेन के अंदर। तो इथेन में क्या होता है, इथेन में तो हमारे पास, अब ये स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर को देख के मैं आपको पहले समझाती हूँ। आपके पास एक कार्बन जी है, एक कार्बन जी, 2 कार्बन हो गए। अब इन दोनों कार्बन्स ने क्या किया था, हर कार्बन ने इंडिविजुअली, मतलब अपने अपने एक S और 3 P को मिक्स किया था। पीस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 P थे, एक S और 3 P को इंटरमिक्स किया, तो इस कार्बन के 4 sp3 ऑर्बिटल्स बन गए, जैसे कि ये 4 इसके गिर्द नज़र आ रहे हैं। एक कार्बन के गिर्द आपको 4 sp3 ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन ने किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसी प्रोसेस के थ्रू, पहले एक्साइटेशन, फिर इंटरमिक्सिंग और फिर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। इसी तरह से साथ वाले कार्बन ने भी यही काम किया, सिमिलर वर्क किया, तो इसके साथ भी ऐसे ही अरेंजमेंट हो गई, एक S और 3 P। अब एक्चुअली क्या करें, आप इस टाइम अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा, आपके पास ये चीज़ मौजूद है ना, आप इसे 90 के एंगल पे रोटेट करके देखें अपनी स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को। जब आप 90 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो आपको फिर वही चीज़ नज़र आएगी कि ये आपके पास टॉप था, टॉप पे जो एक आपको sp3 नज़र आ रहा था, ये दोनों साइड्स वाले थे और ये पीछे वाला था। ठीक, अब क्या होता है कि ये इसके अंदर भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी,
इस कार्बन की भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, इसके ऑर्बिटल्स आपस में 109.5 डिग्री पे अरेंज थे। अब दोनों कार्बन्स ने क्या किया, अपने हेड मैच कर लिए, और हेड पे क्या था, एक sp3 ऑर्बिटल इसके पास था, एक sp3 ऑर्बिटल इसके पास था। अब इन दोनों के sp3 आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों के ऊपर लेके आए, पूरा हाथ के ऊपर हाथ नहीं रखना, जस्ट थोड़ी सी उंगलियां लेके आनी है, तो आपको पता चलेगा ये होती है जस्ट ओवरलैपिंग, मतलब ये चीज़ें ओवरले करी एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। इसका sp3 जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो इस ओवरलैप को हम नाम देते हैं sp3 ओवरलैप। और ये ओवरलैपिंग क्या है, हेड टू हेड, क्योंकि अगर हम अपने हाथों को मिलाएं, एक उंगलियों के ऊपर दूसरी उंगलियां रखें, तो हमारे जो उंगलियों की टिप्स हैं वो एक का हेड है, एक हाथ का हेड वो है, दूसरे हाथ का हेड वो है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है हमारे पास। और वैसे भी इन ऑर्बिटल्स के अंदर ये बैलून का ये हेड है हमारे पास, तो हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग होती है तो उसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब क्या होता है, अब दोनों कार्बन का एक ऑर्बिटल तो एंगेज हो गया, उसने तो ओवरलैपिंग कर ली हाइब्रिड ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड भी बना लिया। अब बाकी जो तीन sp3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक, उनके ऊपर ये जो येलो चीज़ है ना, इसे आपने पहले नहीं देखना था, इसे अब आप देखें, पहले तो आपने सिर्फ रेड वाले ही ऑर्बिटल देखने, क्योंकि येलो वाली चीज़ यहाँ पे तो है नहीं। रीज़न क्या, क्योंकि ये येलो वाले तो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल है, ये जो गोल गोल आपको बॉल टाइप नज़र आ रहे हैं स्फेरिकल। अब क्या होता है, इथेन के अंदर जो दोनों कार्बन के पास अपने तीन हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बच जाते हैं, और वो तीन ऑर्बिटल्स देखें बारी बारी, यहाँ पे sp3 ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं sp3s ओवरलैप। और जो बॉन्ड बनता है, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है, तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह से इस कार्बन का जो दूसरा sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो किसी दूसरे हाइड्रोजन के 1s के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, sp3s ओवरलैप कहते हैं इसे, और जो बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से इसी कार्बन का जो तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो किसी तीसरे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। आपके पास sp3s ओवरलैप कहेंगे आप इस ओवरलैपिंग को, और आपके पास बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से सिमिलरली दूसरा कार्बन भी करेगा कि ये भी अपने इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ भी 1s ऑफ हाइड्रोजन को ओवरलैप कराएगा, sp3s ओवरलैप होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 1s ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करता है, sp3s ओवरलैप होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसी तरह से ये करते हैं, तो मीन्स हमारे पास दोनों कार्बन्स के जो रिमेनिंग थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, जैसे इसके ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इसके ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इन्होंने इंडिविजुअली अकेले एक हाइड्रोजन से कर ली ओवरलैपिंग, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास C2H6, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास है C2H6। फार्मूला देखें, CnH2n+2 अल्केन है, लेकिन 2 कार्बन है, तो ये इथेन है हमारे पास। ये तो थी सारी उसकी डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन, लेकिन थ्योरेटिकली भी हमने लिखना होता है पेपर में, ठीक है, आप सिर्फ डायग्राम भी बना दें, लेकिन ये डायग्राम बनाने से पहले आपने एक बात याद रखनी है, और वो ये बात है, ये वाली बात, सॉरी ये नहीं, ये वाली बात, ये जो हमारे पास एक्साइटेशन वाला स्टेप है ना, ये आपने इथेन में भी करना है, क्योंकि इथेन में भी दोनों कार्बन्स अपनी अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग करते हैं आपस में, तो दोनों की अलग अलग इसी तरह से ड्रॉ करना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रही है, फिर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, और उसके बाद वो ऑर्बिटल्स बने, उस शक्ल के ऑर्बिटल्स उसके बाद बने हैं, और ओवरलैपिंग उसके भी बाद हुई है। तो इसको अगर हम थ्योरेटिकली लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि दोनों कार्बन एटम पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इथेन के अंदर 2 ही कार्बन एटम होते हैं, दोनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इनिशियली एक्साइटेशन होती है, किस चीज़ की एक्साइटेशन होती है, एटॉमिक एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है। दोनों कार्बन एटम्स के अंदर सिमिलरली यही प्रोसेस होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इधर से इधर चला गया, उसके बाद एक्साइटेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद वो आपस में किस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं,
और हाइड्रोजन एटम्स के साथ किस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं। आपको इस ओवरलैपिंग का नाम, इसकी नेचर, ये सारी चीज़ें लिखनी है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ये एक्साइटेशन वाला स्टेप लिख के उसके बाद आपसे जिस मौलिक आप उसके बाद डायग्रामेटिक ये वाली पिक्चर बना दें तो आपका ये आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। जस्ट आपको अगर मीथेन की एक्साइटेशन हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है ना पेपर में, तो आप क्या करें, मीथेन के अंदर ये एक्साइटेशन वाला स्टेप लिख के हाइब्रिडाइजेशन और ये पिक्चर बना दें तो आपका आधा क्वेश्चन हल हो गया। मीन 4 में से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हल हो गया। 1 नंबर की आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद नीचे आधे 0.25 मार्क्स का आपने लिखना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, वो टेट्राहेड्रल है, इसका भी आपका नंबर है। बॉन्ड एंगल कितना है, इसका भी नंबर है आपके पास, क्योंकि हमने अलग अलग सारी चीज़ें इसीलिए डिस्कस की थी। इन सारी चीज़ों के अलग अलग स्कोर्स होते हैं, तो मीथेन के अंदर पूछी जाए या इथेन के अंदर पूछी जाए तो आपने ये सारी चीज़ें बनानी है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, वो ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो लो एनर्जी पे था, ये हाई एनर्जी पे था, तो ये एनर्जी कहाँ से आई है जो इसने एब्जॉर्ब किया और ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे आ गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए कि ये एनर्जी कहाँ से आई है एक्साइटेशन के लिए, कैसे 2s से इलेक्ट्रॉन उठ के कार्बन में से 2p में आ गया। तो सिंपलेस्ट आंसर ये है क्योंकि शुरू में हमारे पास क्या था, कार्बन के अंदर 2 अनपेयर्ड बॉन्ड्स तो मौजूद थे ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था कि कार्बन के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद थे। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या कोशिश करते हैं कि ये बॉन्ड बना लें। जब ये बॉन्ड बनाने के लिए किसी और एटम को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। अब आपकी बुक ये स्टेटमेंट देती है कि पहले ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड के नतीजे में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि उसमें से थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में इस्तेमाल हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, और बाकी जो एनर्जी होती है वो दोबारा उन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। जब बॉन्ड्स दोबारा ब्रेक हो जाते हैं तो फिर इंटरमिक्सिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है बॉन्ड। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मैं एक कोटेशन के साथ एंड करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊँगी। मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करूँगी, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कोटेशन। एज़ यूजुअल यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग। आप कभी भी वापस नहीं जा सकते और अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट चेंज नहीं कर सकते। मीन्स अगर अब आप FSC में हैं तो अब अपने मैट्रिक के नंबर तब्दील नहीं करा सकते। अगर आपने पहले 900 नंबर लिए हैं तो अब आप उन्हें 1050 नहीं कर सकते। अब बिगनिंग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि PMDC ने अनाउंस पाकिस्तान मेडिकल कौंसिल ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल वापस आ गई है, और UHS के वाइस चांसलर ने ये कहा है कि MBBS के लिए जो मेरिट क्राइटेरिया है वो दोबारा वो ही पुराना है जो कभी हमारे ज़माने में होता था आज से कुछ साल पहले, कि आपका 40% FSC है, 10% मैट्रिक है। PMC ने मैट्रिक ख़त्म कर दिया था। तो अब आपको जब पता चले, पहले तो आप इस खुश फहमी में रहे कि अब मैट्रिक तो ख़त्म हो गया, तो मैट्रिक में स्टूडेंट्स फिर मेहनत नहीं करते, लेकिन जब FSC में आके पता चलता है कि मैट्रिक के मार्क्स भी इंक्लूड हैं मेरिट क्राइटेरिया के अंदर, तो फिर टेंशन होती है। तो अब आप दोबारा जाके मैट्रिक के नंबर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अभी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना जहाँ पे आप खड़े हैं। आप अभी बहुत अच्छा लर्न करें और बहुत अच्छा स्कोर करें ताकि आपके FSC के मार्क्स इतने हों कि आपको मैट्रिक के मार्क्स बढ़ाने की टेंशन ही ना हो, आपको ये टेंशन ही ना हो कि आपने तब क्यों नहीं पढ़ा था। तो अभी से आप मेहनत कर लें और आप एंडिंग को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ का स्टार्ट अगर चेंज नहीं कर सकते, जो गुजर चुका है, तो जो आने वाला है उसे आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।